हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी? तो आज मैंने आपके लिए एक ऐसा स्पेशल वीडियो लेके आया हूं ताकि आप बोर्ड एग्जाम फिजिक्स में मैक्सिमम मार्क्स रिटेन कर सके मिनिमम एफर्ट्स के साथ। इसलिए मैंने लिखा वर्क स्मार्ट नॉट हार्ड। आपको स्मार्ट वर्क करना है, आपको उन्हीं टॉपिक्स पे ज़्यादा टाइम इन्वेस्ट करना है जिसका वेटेज ज़्यादा होता है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है। डेरिवेशन से ही थ्योरेटिकल क्वेश्चन बनते हैं क्लास 12th के लिए। और मैं गारंटी से बोल सकता हूँ पेपर में इसके बाहर कुछ भी नहीं आ सकता है। मैं लिख के दे दूँ पेपर में इसके बाहर कुछ भी नहीं आएगा। मेरे खुद के फिजिक्स में 98 मार्क्स थे। मैंने इतनी रिसर्च की है इस चीज पे, इतनी मेहनत की है कि इसके बाहर अगर कुछ आ जाए तो बात करेंगे बैठ के। सो चलते हैं और अपने फर्स्ट टॉपिक पे। अगर मैं करंट इलेक्ट्रोस्टैटिक एंड करंट इलेक्ट्रिसिटी, आपके दो तीन चैप्टर्स है। तीन चैप्टर, फर्स्ट चैप्टर, सेकंड चैप्टर, थर्ड। फर्स्ट चैप्टर में क्या इलेक्ट्रोस्टैटिक मतलब इलेक्ट्रिक चार्ज एंड इलेक्ट्रिक फील्ड है आपका। दूसरे में क्या है पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस है। थर्ड में क्या आपको करंट इलेक्ट्रिसिटी है वाला। तो फर्स्ट में इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड में बात करूँ तो कूलॉम्स लॉ एंड सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। बहुत सिंपल सा एक न्यूमेरिकल अगर आना होगा तो आ जाएगा इससे। आपका भी जो न्यूमेरिकल है वो एनसीईआरटी से ही बनेगा। एक इक्विलेटरल ट्रायंगल का क्वेश्चन आप उस पर ध्यान से देखिएगा। उसके अलावा कुछ भी नहीं है इसमें इंपॉर्टेंट। मैं पहले ही बता रहा हूँ, जितना बोल रहा हूँ उतना डाउट तो पढ़ के ही जाना है आपको। ड्यू टू पॉइंट चार्ज इसका थ्योरेटिकल आ जाता है ये इंपॉर्टेंट है। डाइपोल के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना आना चाहिए एक्सेलेंट इक्वेटोरियल पोजीशन पे। ये लिख के मानो 100% है कि आएगा ही आएगा दोनों में से कोई ना कोई। इसके बाद ये आपका जो है इनफाइनाइट वायर इन चार्ज सीटी गॉस के अंदर आ जाते हैं। इसके बाद क्या है टॉर्क ऑन डाइपोल। तो इसमें आपका डाइपोल इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, डाइपोल, टॉर्क ऑन डाइपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, पोटेंशियल स्टोर इन डाइपोल है ना, पी साइन थीटा माइनस पी, ये कॉस थीटा, तो ये कितना होता है पीई साइन थीटा। डेरिवेशन अगर आपको चाहिए तो आप मुझे बता सकते हैं, है ना। और डाइपोल का बिहेवियर बता सकते हैं कैसा क्या होता है। इसके बाद आपका गॉस गॉस थ्योरम। गॉस थ्योरम तो मान के चलो ये टॉपिक दो क्वेश्चन बने थे, किससे बनेगा? दूसरा आपका गॉस से बनेगा। गॉस का एप्लीकेशन सबसे पहले तो आपको थ्योरी आनी चाहिए। क्या है? द नेट फ्लक्स इनक्लोज्ड बाय अ क्लोज्ड लूप इज इक्वल टू 1 by epsilon naught times the total charge enclosed by the surface। ठीक है, एप्लीकेशन तो रट लो आप। तीन एप्लीकेशन तो आपको आने चाहिए, कम से कम थ्री। तीन से कम में तो काम नहीं चलेगा। एक लाइन का याद कर लेना, एक सीट का याद कर लेना, दूसरा स्फेयर का, तीसरा है स्फेयर का। इसके बाद जब हम कैपेसिटर वाले चैप्टर में आते हैं तो डाइलेक्ट्रिक एंड पोलराइजेशन एनसीईआरटी के एक पेज में पूरा लिखा हुआ है और एनसीईआरटी ने बहुत बार सीबीएसई ने इस क्वेश्चन को पूछा है। डाइलेक्ट्रिक एंड पोलराइजेशन हम क्या होता है मैं इग्नोर मारते हैं, हमें लगता है कि यही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बट बहुत आता है ये। फिर आपका डेरिवेशन ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। अगर कैपेसिटेंस से क्वेश्चन बनना है एक बनाना तो ये पैरेलल प्लेट कैपेसिटर से ही बनाएगा, उसके डेरिवेशन से ही बनाएगा। फिर उसके बाद आता है विद डाइलेक्ट्रिक। उसमें अगर टी स्लैब, टी लेंथ का थिकनेस का एक डाइलेक्ट्रिक स्लैब डाल दें जिसके तरीके के है, उसका एक आता है ना, वो आप याद कर लो। फिर ये क्या है कि एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर। ये सिंपल है, ज्यादा कुछ आता नहीं है, मतलब है वेटेज बट कम है। अगर एक क्वेश्चन है तो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर से ही बनेगा उसका। बात समझ में आ रही है? और इसमें एनसीईआरटी में एक न्यूमेरिकल है, एनसीईआरटी का ही आता है वो, बाहर का नहीं आता। इसके बाद हम करंट इलेक्ट्रिसिटी में जाते हैं। चैप्टर बहुत बड़ा है बट इतने क्वेश्चन उससे बनते ही नहीं है क्योंकि बनने लायक क्वेश्चन ही नहीं है उस पर। एक आता है आपका रिलेशन बिटवीन करंट ड्रिफ्ट वेलोसिटी। पहले तो आपको ड्रिफ्ट वेलोसिटी पता होना चाहिए, फिर करंट के आई इक्वल टू एन ई ए वी डी। इसमें क्या है ओम्स लॉ को भी डेरिवेशन आता है, करते हैं ना, रो निकालते हैं फिर आर निकालते हैं, वो आपको निकालना चाहिए इस वाले इक्वेशन से। अगर आपको याद हो तो ये आप निकाल लेंगे, ये इंपॉर्टेंट है इस पर। इसे में कहता है टेम्परेचर डिपेंडेंसी ऑफ कंडक्टिविटी। मतलब एक ये और एक ये दो सबसे इंपॉर्टेंट है इसमें, टेम्परेचर डिपेंडेंसी ऑफ कंडक्टिविटी। ये दो पढ़ लो अगर बाकी नहीं पढ़ना आपको तो। बाकी क्रिचॉफ से न्यूमेरिकल मत करते, बैठना नहीं आता उससे, केवल थ्योरी आती, दो है उसमें। पहली क्या है जंक्शन रूल, दूसरी क्या है लूप रूल। बस इतना पढ़ लेना आपका काम हो जाएगा इस चैप्टर में, और कुछ नहीं पढ़ना, लिख के ले लो मेरे से। यकीन नहीं तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर उठा लो, मेरा पूरा एनालिसिस किया हुआ है। इसके बाद हम आते हैं मैग्नेटिज्म इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। मैग्नेटिज्म दो चैप्टर बनाता है, फोर्थ एंड फिफ्थ। ये आपका कौन सा है? सिक्स चैप्टर है। ठीक है, तो पहले अगर मैं मूविंग चार्ज इन मैग्नेटिज्म, फिर मैग्नेटिज्म एक अलग चैप्टर है।
तो फोर्स ऑन मूविंग चार्ज, सबसे पहला पेज आप एनसीईआरटी ओपन तो लॉरेंज लॉ ही मिलता है आपको। उसमें क्या दो इक्वेशन है ना, एफ इक्वल टू क्यू बी बी साइन थीटा, एक एफ इज इक्वल टू आई एल बी साइन थीटा। ठीक है, बहुत सिंपल है, फंडामेंटल फोर्स इक्वेशन है ना, ये जो भी है ये इसी में है, दो बस हो गया। इसके बाद आता है मैग्नेटिक फील्ड से बायो-सावर्ट लॉ, ये सबसे इंपॉर्टेंट है और ये 100% आपसे पूछता ही पूछता है। मैग्नेटिक फील्ड टू सर्कुलर कॉइल, इनडायरेक्ट डायरेक्ट कहीं ना कहीं तो पूछेगा ही पूछेगा पूरे पेपर पे, है ना, बात समझ में आ रही है। इसके बाद आपका एम्पियर लॉ होता है, एम्पियर लॉ फॉर करंट कैरिंग लूप। इसमें इनफाइनाइट वायर का पूछ लेता है वो, क्योंकि एक ही डेरिवेशन है आपका एनसीईआरटी पे इस पे। मूविंग चेन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, ये है ना आपका एम आर निकालते हैं ना आप, क्यू बी एम बी अपॉन क्यू बी आर है क्या, बस ये डेरिवेशन आता है पूरा, आपको आना चाहिए। बाकी आपको टॉपिक्स हट चुके हैं, उन्हें पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है, जितना मैं बता रहा हूँ उतना ही पढ़ लेना। मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट आईना, एम इक्वल टू आई एन ए, याद है आपको। और कॉइल इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, वही इससे हम निकालते हैं आईना, आई एन ए, मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट। फिर आपको एक नया टॉपिक है, बस इतना ही है इस पे तो, और कुछ भी नहीं है। या इसमें एक चीज और पढ़ लेना आप, टाइप्स ऑफ मटेरियल। टाइप्स ऑफ मटेरियल में क्या, वही आपको क्या क्या होते हैं, पैरोमैग्नेटिक, फेरोमैग्नेटिक, डायमैग्नेटिक। इसके एक एग्जांपल याद कर लेना बस। हाँ, ये थ्योरेटिकल क्वेश्चन आता है आपका 5 नंबर 3 नंबर कहीं भी आ जाएगा, ये एक क्वेश्चन इससे बन जाएगा। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, इससे क्या कहता है आपका फैराडे लॉ, है ना, E इज इक्वल टू माइनस डी फाइव है डी टी, ये क्वेश्चन आपको आनी चाहिए, थ्योरी इसकी आनी चाहिए। लेंज लॉ, इसकी थ्योरी आती ही आती है, पूछता है व्हाट इज लेंज लॉ, एक्सप्लेन इट। फिर आपका मोशनल ईएमएफ वो कितना होता है आपको पता होना चाहिए, बीवीएल। और सबसे इंपॉर्टेंट म्यूचुअल इंडक्शन का डेरिवेशन, समझा कि नहीं, म्यूचुअल इंडक्शन का डेरिवेशन तो आपको रट्टा हुआ होना चाहिए हर एक बच्चे को। इसके बाहर मत पढ़ना, इतने में ही पूरा काम हो जाएगा, बाकी का टॉपिक छोड़ देना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसके बाद आते हैं अल्टरनेटिंग करंट एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में। ठीक है, तो ये आपके लास्ट दो चैप्टर के फर्स्ट पार्ट के। इसी सर्किट में और कुछ नहीं आना तो आप एलसीआर रट लो, केवल एलसीआर आएगा ही आएगा, इसको आप समझ लो, अच्छे से लिख लो, कर लो, रट लो, जो करना है करो, बट याद होना चाहिए भाई। फिर छोटा बेसिक टर्म्स, इंपीडेंस एक आध नंबर तो और आने, रिजोनेंस ये क्या होता है, पावर फैक्टर, है ना। अब बस एलसीआर सर्किट तो रटा होना चाहिए सभी को, एसी में इतना ही आता और कुछ भी नहीं आता आपसे, है ना। जो आपको एलआर सर्किट, सीआर सर्किट, ये आपके कोर्स में ही नहीं है, बस समझाए जाते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, प्रॉपर्टीज एंड डेरिवेशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट करंट, एक ही डेरिवेशन है इस चैप्टर में। डिस्प्लेसमेंट करंट अगर पूछेगा तो यही पूछेगा, डिस्प्लेसमेंट करंट। फिर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की थ्योरी आपको आनी चाहिए, एक इससे थ्योरेटिकल क्वेश्चन बनता है ना। या फिर डायरेक्शन में पूछ लेता है कि वेव की डायरेक्शन इधर है, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है, तो मैग्नेटिक फील्ड की किधर होगी, तो वो आपको आना चाहिए, पता होना चाहिए, वी क्रॉस, है ना, ई क्रॉस बी, पता है ना। फिर स्पेक्ट्रम ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, रट्टा मार लो, स्पेक्ट्रम जितनी भी टाइप्स ऑफ वेव है ना आपकी, सबकी सीरीज याद होनी चाहिए, इंक्रीजिंग ऑर्डर पे या डिक्रीजिंग ऑर्डर में, जैसे आपको करना फ्रीक्वेंसी वाइज या वेवलेंथ वाइज। फिर आपको फ्रीक्वेंसी की रेंज भी याद होनी चाहिए, अप्रॉक्स, उसके एप्लीकेशन तो इंपॉर्टेंट है, हर की एप्लीकेशन तो रट्टा मार ही लेना। अगर ये रेंज याद नहीं होती, जल्दी याद नहीं होती सबको, तो एप्लीकेशन से काम चल जाता है, मतलब किस्मत अच्छी हुई तो एप्लीकेशन ही पूछेगा, बट क्वेश्चन तो पूछेगा इससे। फिर आपका है ऑप्टिक्स, ऑप्टिक्स में दो चैप्टर आते हैं, रे ऑप्टिक्स एंड वेव ऑप्टिक्स। तो रे ऑप्टिक्स में लेंस फॉर्मूला, ठीक है, लेंस फॉर्मूला का डेरिवेशन इंपॉर्टेंट है, याद है क्या आपको, 1/f इज इक्वल टू μ2 1 माइनस 1/r1 - 1/r2, ये तो पूछेगा ही पूछेगा, हर बार पूछता है। या फिर ना 1/v - 1/, ये है, या तो ये पूछ लेगा। ठीक है, मैग्निफिकेशन सिंपल सा है, m इक्वल टू v/u। रिफ्रैक्शन तो प्रिज्म मोस्ट इंपॉर्टेंट, मिनिमम डेविएशन का क्वेश्चन तो आता ही आता है हर बार, मोस्टली एक एक अल्टरनेट ईयर में आता ही आता है। फिर बस ये कंपाउंड माइक्रोस्कोप, पूरे चैप्टर का माई बाप, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट ही लिखे, मैंने कुछ भी फालतू नहीं लिख सका यहाँ पे। सिंपल माइक्रोस्कोप पढ़ोगे तो ही आपको कंपाउंड समझ में आएगा, सिंपल से आज तक पूछा नहीं है, कंपाउंड पूछेगा या फिर
टेलीस्कोप ही पूछा गया क्योंकि सिंपल में कुछ है ही नहीं। तो आपको इन दोनों टॉपिक को कवर करना है। फिर उसके बाद वेव ऑप्टिक्स में आते हैं। तो हाइगन्स प्रिंसिपल में भी थ्योरी पार्ट कि व्हाट इज हाइगन प्रिंसिपल, ये इन दोनों में से मतलब उसी में आएगा, व्हाट इज हाइगन प्रिंसिपल एंड प्रूफ रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन थ्रू हाइगन्स प्रिंसिपल। तो आपको ये दोनों डेरिवेशन याद होने ही चाहिए। हाइगन्स ने इसे वेव नेचर से प्रूफ किया था। इंटेंसिटी थ्योरी में आता है, न्यूमेरिकल थोड़ा बहुत 1-2 नंबर के बन जाएंगे, बट सबसे इंपॉर्टेंट यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, इसका डेरिवेशन हर साल आता है ना, भाषण में आ रही है। इसका डेरिवेशन हर साल आता है, कितना, y इज इक्वल टू y स्मॉल डी अपॉन कैपिटल डी इज इक्वल टू कितना होता है, n लैम्डा या 2n-1 लैम्डा बाय 2। ये आपको याद करना है ना, फ्रिंज विड्थ इसी में है। फिर आपका डिफ्रैक्शन में सिंगल स्लिट मिनिमा मैक्सिमा, इसके बारे में पूछ लेता है वो, अगर ये आता तो ये आपसे आ जाता है। पोलराइजेशन, पोलराइजर का एक एनसीईआरटी का न्यूमेरिकल तो हर साल आता है आपका, लास्ट पे मेंशन्ड है वो 2-3 है। ये परपेंडिकुलर है, ये थीटा पे है तो 190 माइनस थीटा रखा हुआ है, इससे आई नॉट इंडस्ट्री जा रही है तो इधर कितनी निकलेगी वो बतानी होती है, हर साल ही क्वेश्चन बनता है। तो पोलराइजेशन में पोलराइजर तो छोड़ना ही नहीं है, अगर आपके पास टाइम तो रिफ्लेक्शन भी पढ़ देना ब्रूस्टर एंगल के वाले में, ठीक है ना, सिंपल है। तो वो कितना होता है 10 इनवर्स म्यू इज इक्वल टू आई बी, ये ब्रूस्टर एंगल होता है आपका। अब आते हैं लास्ट आपका एक पोर्शन जो बचता है उसे हम बोलते हैं मॉडर्न फिजिक्स। मॉडर्न फिजिक्स में क्या है, पहला डुअल नेचर, फिर एटम, न्यूक्लियाई, सेमीकंडक्टर्स। तो डुअल नेचर में फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट आता है, आइंस्टाइन की इक्वेशन आती है आपके, उसका ग्राफ आता है, वर्क फंक्शन है ना, ग्राफ इंपॉर्टेंट है। अगर आपने इतना कर लिया आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना, उसमें देखना है कि आपका जो करंट है वो इंटेंसिटी से प्रोपोर्शनल है, जो स्टॉपिंग जो काइनेटिक एनर्जी वो किस पे, पोटेंशियल पे है या फिर म्यू पे डिपेंड करती है, ये सब आपको याद होना चाहिए, कुछ भी मत करो, ज़्यादा मत करो। फिर आपका आता है एटम। एटम में वही है, क्या है, बोर्स मॉडल है, एनर्जी लेवल है, रेडियाई है, सिंपल क्वेश्चन है, इसके ज़्यादा बड़े क्वेश्चन नहीं बन पाते, ठीक है। मैटर वेव, थोड़ा जो बोर्स ने डी वॉर्गल्स ने पोस्टुलेट दे रखे थे ना, जैसे मोमेंटम इज इक्वल टू एच अपॉन लैम्डा, फिर लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन मोमेंटम, ये दे रखा था उसने, बहुत सारे दिए थे, देख लेना आप। फोटो अल्फा पार्टिकल आ रहा है, इलेक्ट्रॉन आ रहा है, ऐसा कुछ करके है ना, हीलियम चार्ज पार्टिकल आ रहा है, वो सब आपको देखने पड़ेंगे। फिर आप कहते हैं न्यूक्लियर फिजिक्स। न्यूक्लियर फिजिक्स में पहले मास एनर्जी रिलेशन है, क्या है, मास एनर्जी रिलेशन इंपॉर्टेंट है। एनर्जी ग्राफ, न्यूक्लियर एनर्जी क्या होती है, बार बार ये क्वेश्चन पूछते हुए इससे क्वेश्चन ही नहीं बनते। न्यूक्लियर एनर्जी क्या है, फिर आपको ग्राफ भी याद होना चाहिए, तो उस पर आप जाके देखेंगे तो ऐसा कुछ ग्राफ बना हुआ है ना, ये पीक होता है कितना 20-30 के आसपास आता है, ये आपको ऐसा आना चाहिए, थोड़ा बहुत एक आध नंबर याद कर लेना, वो लिख देना वहाँ पे जाके। रेडियो एक्टिविटी में वही फ्यूजन एंड फ्यूजन, ये नहीं आ रहा तो कोई दिक्कत नहीं, इतना नहीं है। रेडियो एक्टिविटी केवल ये फ्यूजन और फ्यूजन पढ़ना है आपको, हाफ लाइफ फुल लाइफ ये हट चुका है कोर्स से बहुत पहले, इसे मत पढ़ लेना अब जाके, टाइम बर्बाद होगा आपका। फिर आपका जो लास्ट टॉपिक है वो है सेमी कंडक्टर, ये तो रट लो, इससे 3-4 क्वेश्चन ही बनते 10 नंबर के आसपास क्वेश्चन बन भी जाते हैं। पीएन जंक्शन है ना, वही डोपिंग, पीएन जंक्शन की वर्किंग, फिर सैम्बल, ये फॉरवर्ड बायस और फॉरवर्ड बायस एंड रिवर्स बायस, ये आपका आता है ना। फिर इसके बाद जेना डायोड की थ्योरी आ जाती है। यह सबसे इंपॉर्टेंट अगर क्वेश्चन में जाता है रेक्टिफायर से बनता है, इसमें फुल वेव रेक्टिफायर एंड हाफ वेव रेक्टिफायर, समझ में आ रहा है, फुल वेव रेक्टिफायर और हाफ वेव रेक्टिफायर। इसके बाद एक आपका क्वेश्चन थ्योरेटिकल वो जो न्यूमेरिकल बनता है, इससे बनता है लॉजिक गेट से, आपको इनपुट दे देगा, आपसे क्या पूछ लेगा, आउटपुट पूछ लेगा, बस आपने अगर इतना कर लिया तो लाइफ चिंगा लाला। फिजिक्स के लिए मैंने रामबाण इलाज बता दिया है, इसके बाहर कुछ नहीं आएगा, ये मैं गारंटी लेता हूं। बट इनको बहुत अच्छे से करना है आपको, इनको आप छोड़ नहीं सकते। आपको मैंने एक बता दिया कि इतना ही पढ़ना है, इसके अलावा कुछ भी नहीं पढ़ना है, आप मैक्सिमम मार्क्स लेके आएंगे आपके। देखो क्या होता है ना, पढ़ते सब है, पढ़ सब रहे हैं, ऐसा नहीं कि आप कम पढ़ रहे हैं, आप ज्यादा पढ़ रहे हैं, आपका दोस्त, बट मार्क्स डिपेंड करते हैं किस तरह पढ़ रहे हैं और उनका रिप्रेजेंटेशन कैसा है। तो आपको आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस करनी है भाई, बोर्ड एग्जाम में आंसर ही लिखे जाते हैं, एमसीक्यू टिक नहीं किए जाते वहां जाके। आई होप मैं आप सभी को क्लियर होगा। थैंक यू।
प्लीज़ अगर और कोई डाउट हो तो फिर आप मुझे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं बाय कमेंट्स। थैंक यू।